हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं, हम उनको आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ किए हैं तो उनको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहां अगर हम देखते हैं बेटा, क्या है ये बच्चों, अगर आप देखें कि चार बिंदु आवेश, इस प्रश्न को अगर हम लेकर के चलें, एक प्रश्न है ये आपका कि चार बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर के भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। यानी कि हम अगर एक वर्ग लेकर के चलें तो उस वर्ग के चारों कोनों पर ये चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, ये हमसे मालूम कराना चाह रहे हैं कि अगर इस वर्ग के केंद्र पर हम 1 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश रख दें तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो देखते हैं। हमने ये माना बच्चों कि ये एक वर्ग अगर हम लें, हमने लिया कि एक वर्ग है। इस वर्ग के अगर हम नाम अगर हम रखते हैं, अगर आप इसको क्या लेके चलते हैं, बिंदु A लेकर के चलें, इसको आप B लेकर के चलें, हम इसको C लिए ले रहे हैं और ये हमने मान लिया D। इस वर्ग की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आप इसके विकर्णों को मिलाते हैं तो वहां पे क्या होगा? केंद्र। अगर हम ये इसके जो विकर्ण हैं, अब यहां पे इस वर्ग का ये जो केंद्र है O, अगर इस केंद्र O पर एक आवेश रखा हो जिसकी वैल्यू क्या है? 1 माइक्रो कूलाम, तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा? अगर आप यहां देखते हैं प्यारे बच्चों, तो बिंदु A पर जो आवेश रखा है, अगर हम ये देखें कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो आप पाएंगे कि बिंदु A पर जो आवेश रखा है उसका मान दिया है QA बराबर क्या दिया है? 2 माइक्रो कूलाम। B पर जो आवेश है वो है हमारा -5 माइक्रो कूलाम। C पर जो आवेश है वो आवेश हमें कितना दिया है? +2 माइक्रो कूलाम। और जो D पर आवेश है वो हमें दिया है कितना? -5 माइक्रो कूलाम। अब इस वर्ग के केंद्र पर, यानी इसका केंद्र हम O लेकर के चल रहे हैं, यहां उस आवेश को हम मान लेंगे Q, और वो दिया है 1 माइक्रो कूलाम। तो अगर आप यहां देखते हैं कि इस केंद्र की जब ये बात कर रहा है कि इस केंद्र पे हमें निकालना है, ये थोड़ा सा ये रहा जी केंद्र, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। यहां पे हमने इसको मान लिया केंद्र O, और इस केंद्र O पर ये रखा है हमारा आवेश Q। तो वैसे तो बच्चों अगर आप देखो तो आप इसे फटाफट देख करके एक ही बार में इसका आंसर बता देंगे कि इसके केंद्र पर जो बल होगा वो 0 होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहां अगर आप देखते हैं बिंदु A पर आपका जो आवेश है प्लस का है, यहां भी ये किसका है? बिंदु P पर माइनस का है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। तो अगर आप देखें इस बिंदु A से और बिंदु A के बीच जो आवेश है, इनके द्वारा जो बल लगेगा और O से और C के द्वारा जो बल लगेगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। जब ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। यानी इनका जो परिणामी बल आएगा वो परिणामी बल क्या होगा? 0। तो इसीलिए बिंदु O पर लगने वाला जो नेट बल है वो नेट बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अगर ये हम सॉल्व करके देखें कि कैसे होगा, तो उसके लिए भाई वर्ग की दो भुजाओं के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये क्या बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब जब ये 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, तो वर्ग का विकर्ण क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि विकर्ण की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ वर्ग का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा 10√2। पाइथागोरस फिर में आप यहां लगा करके कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आप निकाल करके उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो अब जब हम बिंदु O पे अगर आप देखो कि भाई O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस और O से D, इन चारों की जो दूरी है वो क्या होंगी, चारों बिंदुओं की दूरी O से समान होंगी। तो यहां अगर आप देखें कि भाई आपका OA, ये OB, OC और OD चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको अगर हम R मान लें, क्या मान लें, R, हमने माना कि ये R है। ठीक है, तो अब अगर हम बिंदुओं पर बल निकालते हैं, बिंदु O पर परिणामी बल, तो भाई F इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/4πε0 बिंदु ए पे QA.Q अपॉन A से O के बीच की डिस्टेंस AO² प्लस 1/4πε0 QB.Q अपॉन BO²। अब क्योंकि दिशा एकदम क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो अब आ जाएगा अपोजिट दिशा होने की वजह से माइनस QC.Q अपॉन CO² और ऐसी माइनस 1/4πε0 QD.Q अपॉन DO²। तो अब अगर आप यहां देखें कि भाई OA या फिर AO, BO, CO और DO, इन चारों का जो मान है वो क्या होगा, बराबर होगा, जो हमने R भी माना है। तो अगर हम यहां कॉमन लेते हैं 1/4πε0, और क्योंकि ये क्या है, Q भी सब में कॉमन है ऊपर, और नीचे AO, BO, CO, DO सबकी वैल्यू हम R लेके चल रहे हैं, तो ये R² भी कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, QA। QA की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलाम है। अभी हम माइक्रोकूलाम को कूलाम में नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि कट के 0 ही आना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है -5। QC है आपका माइनस का, अगर आप यहां देखें कि QC की वैल्यू क्या है, भाई आप ये देखें QA है 2 और QC है ये 2 आपका प्लस का, है ना, और ये माइनस उसकी वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप यहां देखें सारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो 1/4πε0 Q अपॉन R² मल्टीप्लाई बाई 0। अब 0 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी कि वर्ग के केंद्र पर जो आवेश रखा है उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा यहां, वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। जनरली हम डायग्राम को देख करके तो ऐसा ही पता लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में भी आप क्या पाएंगे कि इसका परिणामी बल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो बिंदु आवेश हैं, एक की तो वैल्यू है QA प्लस का 3 माइक्रोकूलाम और एक है QB माइनस का 3 माइक्रोकूलाम। अब ये निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये आपको यहां निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, ये हमने लिया
कि यहां पे ये आवेश है QA और यहां पे है ये QB। अब क्योंकि QA की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम और QB है -3 माइक्रोकूलम, हमसे ये मालूम करना चाह रहे हैं कि निर्वात में ये एक दूसरे से हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहे हैं। अगर हम ये मान के चलें कि ये मध्य बिंदु है हमारा O, तो QA और QB से मध्य बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी भाई? ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगी। अब हमें इस बिंदु O पर ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो भाई जनरली अगर आप इसे हम पॉइंट A लेकर के चल रहे हैं, इसे हम पॉइंट B लेकर के चल रहे हैं, तो हमको ये पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों, वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहां पे इस मध्य बिंदु O पर इस जो बिंदु A पर आवेश रखा है जो कि पॉजिटिव है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये EA, क्योंकि धन आवेश से बाहर की तरफ होती है। क्योंकि ये ऋण आवेश है तो यहां पे भी क्या होगी? अगर आप मध्य बिंदु O से देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस से माइनस। तो यहां पे बिंदु B के लिए भी क्या होगा? एक ही दिशा होगी, यानी दोनों की दिशा क्या होगी? समान होगी, A की भी और B की भी। तो अब अगर आप इसे देखें, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है, देखो यहां हमें क्या मिला हुआ है। अगर आप ये डायग्राम से देखें या क्वेश्चन में भी अगर हम देखते हैं तो बिंदु A पर आवेश QA कितना है? 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। बिंदु B पर QB -3 माइक्रोकूलम, यानी -3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है। अब अगर आप देखो O से A की डिस्टेंस और O से B की डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर हैं 10 सेंटीमीटर, तो भाई ये कितना हो जाएगा? अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 मीटर। ठीक, तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, निकाल देंगे जी। मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर EA प्लस EB, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? एक ही तरफ है। अब E का अगर आप देखें फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q/r²। तो QA/OA का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 और QB/OB²। तो वैल्यू पुट करके आप इसको क्या कर सकते हैं? अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास QA की भी वैल्यू है और हमारे पास QB की भी वैल्यू है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा? 1/4πε0 कॉमन आ गया। QA की वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁶। OA का स्क्वायर 0.1 का तो 0.01 प्लस QB का 3 × 10⁻⁻⁶ और 0.01 स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है?
9 गुणा 10 की पावर 9। अब क्योंकि ये हमने क्या ले रखा था ब्रैकेट में, अब अगर आप वो वैल्यू देखते हैं क्यू ए की और क्यू बी की, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6। अब क्योंकि वो सेम है, अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम। x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, तो इनको हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो इनको आप क्या रख सकते हो, आप इसको ये मान सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई और आपका 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 और 0.01। ये अगर हम पॉइंट हटाएं तो 100 आ गया ऊपर। तो अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ गया, और 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो आपका 54 आ गया जी। ठीक है, और 10 की पावर 9 और 2 0 यहां पे, तो कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया बच्चों। अब इस 11 में से अगर माइनस के 6 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया, और न्यूटन पर कूलाम। यानी ये आ गया आपका बिंदु बी पर, आपका मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो हमको निकालनी थी। यही है मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आगे अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो बच्चों हम इसको पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया जाता है। तो अगर आप इसका क पार्ट देखते हैं तो इसमें हमको क्या दिया है, इसके क पार्ट में हमें आवेश दिया है जी, ऋण आवेश कितना, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, और ये आवेश कैसा है, ऋण। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपसे ये पूछना चाह रहा है, इसका जो ए पार्ट है या फिर आप इसका क पार्ट आप इसे बोल लें, वैसे यहां ए पार्ट दिया है तो आप इसे ए ही लिख सकते हैं कि भाई स्थानांतरित कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलन करना है। यानी कि जब आप उसे ऊन से रगड़ेंगे और चार्ज किस पे गया है, पॉलीथीन पे, पॉलीथीन पर है ऋण आवेश, तो यानी कि जिस वस्तु पर चार्ज जाता है वो ऋणी हो गई और जिससे निकल करके जाता है वो धनी होती है। तो यहां पे सीधा सा कंसेप्ट हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपके ऊन से, कहां से, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर जाएंगे, पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होंगे, स्थानांतरित होंगे। अब लेकिन ये कह रहा है कि उनकी संख्या बताओ, तो संख्या तो इजी है भाई निकालना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या क्या होगी, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, भाई फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, जहां पे N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि Q अपॉन E। अब Q की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7, E क्या है 1 E की वैल्यू क्या होती है 1.6, 10 की पावर माइनस के 19। अब ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 19 में से 7 पावर माइनस हो जाएंगी, तो कितना बचेगा 12, तो हो जाएगा 3 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब आप इस 3 में डिवाइड कर लें 1.6 का, तो अप्रोक्सीमेट में कितना जाएगा, जो भी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 30 अपॉन 16। तो क्योंकि डेसिमल आप अगर रिमूव करेंगे, यहाँ पे अगर आप ये डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक 10 आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 30 अपॉन 16 और 10 की पावर ये 12।
तो ये आ जाएगा 0.1, आगे कितना आएगा आपका भाई, एक बार डिवाइड गया, अगर आप 30 में 16 का डिवाइड करेंगे तो आगे बचा ये आपका 140 हो जाएगा, लगभग लगभग 0.18 बार जाएगा अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, बाकी ये आप ये डिवाइड करके यहाँ देख भी सकते हैं, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मेन चीज क्या है, इसका बी पार्ट है जो कि यहां समझाना है कि क्या ऊन से पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति होती है बच्चों द्रव्यमान। तो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉलीथीन के टुकड़े पर जाएंगे तो क्या द्रव्यमान में भी कुछ कमी आएगी, यानी उस पॉलीथीन के टुकड़े पर क्या द्रव्यमान भी पहुंचेगा। जी हाँ, बिल्कुल पहुंचेगा। कैसे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो बी पार्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अब अगर किसी एक वस्तु से लगभग लगभग 10⁻12 इलेक्ट्रॉन थे वहां पे, अभी हमने जो ए पार्ट में निकाला है कि लगभग अगर उतने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरे में जाएंगे तो भाई द्रव्यमान का भी तो स्थानांतरण होगा, यानी यहां पे द्रव्यमान भी क्या होगा, स्थानांतरित होगा ऊन से कहां पे, पॉलीथीन के टुकड़े पर। और अगर हम देखें कि वो कुल कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, तो अगर हम स्थानांतरित द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो स्थानांतरित द्रव्यमान हमारा होगा क्या, जो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे me की। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम पीछे से आप जो भी आए हैं वो वैल्यू पुट कर लेंगे, me की वैल्यू ये रख देंगे, तो आपका वो स्थानांतरित द्रव्यमान भी आ जाएगा। जनरली वैसे यहां ये नहीं पूछा है बच्चों कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, बस उसने ये मालूम किया है कि क्या संहति का स्थानांतरण होगा, यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, यहां पे द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू पीछे से पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, हम लिखे ले रहे हैं, हमें क्या मिला हुआ है यहां पे, ये है कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है ई वेक्टर, कितना दिया है 3 × 10⁻³ I कैप। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। अब इसका जो ए पार्ट ये कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। भाई फ्लक्स निकलवा रहा है, ठीक है, फ्लक्स निकाल लेंगे, लेकिन हमें इसके लिए क्षेत्रफल सदिश चाहिए। तो यहां क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यहां अगर आप देखते हैं क्षेत्रफल सदिश, यहां क्षेत्रफल सदिश होगा बच्चों क्या आपका, अगर हम ए वेक्टर देखें, क्योंकि वर्ग है, अब वर्ग की अगर एक भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, अगर आप देखें 10 सेंटीमीटर, यहां ही सेंटीमीटर में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये YZ में है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, जो आपका सरफेस है, जो तल है, उसके लंबवत होती है। YZ के लंबवत कौन सी अक्ष होगी बच्चों, एक्स एक्सिस होगी, एक्स अक्ष होगी। तो उसी एक्स अक्ष के लिए फिर एकांक सदिश क्या आता है, आई कैफ आता है, तो यह आएगा 100 आई कैफ, और इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट तो क्या है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और इसकी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर में
10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं, स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 आई कैफ और मीटर स्क्वायर। तो अब ये हमसे पूछ रहा है क्या जी, फ्लक्स पूछ रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप वैद्युत फ्लक्स देखते हैं तो भाई वैद्युत फ्लक्स आपका होता है फाई, और फाई किसके इक्वल होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी इनका अदिश गुणनफल होता है। ई वेक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आई कैफ, डॉट ए वेक्टर क्या है? 10 की पावर माइनस के 2 आई कैफ। तो अदिश गुणन कक्षा 11 में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा ये प्लस की 3, ये माइनस के 2, तो यहाँ एक 10 बचेगा बस, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और आई कैफ डॉट आई कैफ। अब आई कैफ डॉट आई कैफ की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 30। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर आप इसकी यूनिट देखते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है? यहां देखें बच्चों, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? इसके बी में ये कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी अभिलंब बना रहा है 60 डिग्री का कोण, यानी थीटा आपको कितना दे दिया है? 60 डिग्री दे दिया है। तो अब फ्लक्स क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। अब अगर आप इनका मैग्नीट्यूड, अब आप जो वैल्यू पुट करेंगे ई और ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, परिमाण रखेंगे, तो ई का परिमाण कितना है? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ए का कितना है? 10 की पावर माइनस के 2 और कॉस 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये बच्चों आपने ये फ्लक्स, यहां आप इस तरीका से वैद्युत फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों क्योंकि कुछ बुकों में इस वैद्युत फ्लक्स को फाई ई लिखा जाता है, ये ई होती है सफिक्स में, तो आप भी यहां फाई ई लिख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के लिए हम इसको किससे जो रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये आज जो 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे बच्चों बस इतना एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं की तरह के कि जो भी क्वेश्चन आपके पास जिस भी राइटर की बुक है उससे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो वो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी यहाँ पे, और आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।